नमस्कार, मैं नारायण द्विवेदी। जनतंत्र टीवी में आप सभी का स्वागत है। जिस देश में हम रहते हैं वहां हर कुछ साल में कोई ना कोई भाषा विवाद का मुद्दा जरूर सामने आता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हाल ही में हुआ वह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है। यह पहचान, राजनीति और सत्ता की बिसात पर बिछी चालों का हिस्सा है। इस राजनीति को भले ही आप दरकिनार करें, पर मराठी, तमिल और कन्नड़ भाषी लोग हिंदी की चोट से अपनी भाषा का क्षरण महसूस कर रहे हैं। और भाषा केवल भावों को कहने का तरीका भर नहीं है, बल्कि यह एक पूरी स्थानीय संस्कृति को समाये हुए होती है। और संस्कृति पर अगर संकट आएगा तो भले ही आप आपत्ति जताएं, बुरा लगे, पर आपकी समझ से परे भी विरोध तो होगा ही, और स्थानीय पार्टियों को इसका फायदा भी होगा। तो चलो इस वीडियो में भारत के समूचे भाषाई विवाद को समझकर खत्म करते हैं। शुरुआत इस बात से कि हिंदी स्थानीय भाषाओं और बोलियों को किस तरीके से खत्म कर रही है। दूसरा जिक्र यह कि आजादी के बाद से संविधान सभा में भाषा को लेकर के अगर डॉक्टर अंबेडकर की इस एक राय को मान लिया जाता तो आज देश को यह दिन ना देखना पड़ता। और तीसरी बात यह कि आज राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी जिस मझधार में फंस गई है उससे बाहर कैसे निकलेगी। और चौथी और अंत में एक बात समझेंगे कि बीजेपी के इस पैतरे का विरोध वह कैसे करेगी, और महाराष्ट्र की राजनीति में नए गठजोड़ में आए ठाकरे बंधुओं के पास इसका आखिर क्या जवाब होगा। देखिए रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल किसी भी देश या उसकी स्थानीय संस्कृति को अगर समझना हो तो उसकी स्थानीय भाषा को समझ लीजिए, क्योंकि भाषा स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा और स्थानीय वस्तुओं को एक खास नाम देती है। उसी स्थानीय भाषा से उसकी सटीक पहचान होती है। जैसे सरसों की खेत से बची हुई लकड़ी को आप क्या कहेंगे? शायद सरसों की लकड़ी, पर स्थानीय बुंदेलखंडी में इसे सरसेड़ी, बस इस एक शब्द से भाव को पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से स्थानीय परंपरा के शब्द जो अपने आप में गहरे भाव लिए हैं, जैसे शादी के दौरान नाछू, कोहबर आदि आदि शब्दों का इस्तेमाल आप सुनते ही होंगे। पर अगर एक इंग्लिशिया काला आदमी जब पढ़कर घर लौटता है तो उसे स्वतः ही इन शब्दों से हीनता की बू आने लगती है, क्योंकि अंग्रेजी अपनी संस्कृति ढो रही है। उस काले आदमी को शेक्सपियर पसंद होगा, वह काला इंग्लिशिया अंग्रेजी ढो रहा है। इस तरीके से आजकल देखने को मिल रहा है कि स्थानीय भाषाएं गायब हो रही हैं। जब भाषा ही हीनता और अनपढ़ों की बना दी गई हो तो ट्रेंड फॉलो करने वाला सो कॉल्ड नवयुवक स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति को सम्मान क्यों देगा? आप सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले किसी भी गांव में घुस जाइए, आप पाएंगे धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति को छोड़कर इंस्टा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। भाषा अधकुचरी हिंदी हो चली है, मतलब कि स्थानीय मिक्स हो जा रही है, पर बोलने का पूरा प्रयास जारी है। हिंदी ने लगभग सभी स्थानीय भाषाओं जैसे बुंदेली, अवधी, ब्रज, मारवाड़ी सबको अपने पैरों तले रौंद डाला है। साथ ही में रौंदी जा रही है संस्कृति भी, और राम राज्य वाले मजीरा बजा रहे हैं। पर साउथ ने पहले ही आक्रांताओं को घुसने नहीं दिया, और आज भी प्रतिरोध कमोवेश सारे साउथ के स्टेट में देखा जा रहा है, क्योंकि पतन उन्होंने महसूस किया है। यह सब उठापटक के बीच सवाल यह कि क्या हमारे देश में कोई एक ऐसी भाषा है जो समूचे भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलती हो? तो जवाब होगा हाँ। और यही बात आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाई थी। बाबा साहब ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। क्यों? क्योंकि यह भाषा किसी जाति, धर्म या क्षेत्र की गुलाम नहीं थी। ये तटस्थ थी, वैज्ञानिक थी, और सबसे जरूरी ये सभी भारतीय भाषाओं की जननी थी। पर दुर्भाग्य देखिए, उस वक्त सेकुलरिज्म की गलत समझ के चलते यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। नेहरू को संस्कृत से परहेज था और अंग्रेजी को उन्होंने आधुनिक भारत की जुबान बना दिया। धीरे धीरे हमने मैकाले की बनाई गई अंग्रेजी व्यवस्था को आत्मसात कर लिया। आज दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में क्रूर अंग्रेजों की इंग्लिश भाषा को लेकर देश में किसी को कभी भी विरोध प्रदर्शन करते नहीं देखा जा रहा है।
और अपने ही देश की भाषा पर एक दूसरे को पीटने पर लोग उतर आए हैं। बाकी कुछ हो ना हो, पर यह सब नजारा देखकर नर्क में बैठा मैकाले सुख तो बहुत महसूस कर रहा होगा। अगर वाकई में एक सर्वमान्य भाषा चाहिए तो संस्कृत ही वह विकल्प हो सकता है जो भारत को जोड़ सकता है। जब बाबा साहब इस देव भाषा की वकालत कर रहे थे तब तो इतने शोध भी उपलब्ध नहीं थे, पर आज उपलब्ध हैं, जाकर पढ़िए। नासा ने 1985 में रिक ब्रिक्स पेपर रिपोर्ट दी थी कि अगर कभी एआई के लिए किसी भाषा को बेस बनाना हो तो वो संस्कृत हो सकती है। जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होंगे उतना ही वह अच्छे से अपने भाव व्यक्त कर सकती है। संस्कृत में 1 अरब से ज्यादा शब्द बन सकते हैं। तुलना के लिए बता दूं कि अंग्रेजी में 1,76,000 यूज में आने वाले शब्द हैं और बढ़ा चढ़ाकर 10 लाख बोल दिया जाता है। इस वक्त जब भाषाई विवाद को लेकर स्थानीय राजनीति गर्मा गई है, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के नाते भाजपा की सबसे ज्यादा फजीहत है, क्योंकि अगर वह स्थानीय राजनीति में आकर हिंदी का विरोध स्थानीय पार्टी से करवाती है तो हिंदी बेल्ट गंवा बैठेगी, और अगर हिंदी का पक्ष लेती है तो स्थानीय राजनीति से हाथ धो बैठेगी। तुलसीदास जी ने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चौपाई लिखी है। भई गति सांप छछूंदर केरी, उगिलत लीलत प्रीत घनेरी। अब बीजेपी के पास बस एक ही उपाय है, एक ही पैतरा है, संस्कृत को इंग्लिश के साथ स्थानीय भाषा का विकल्प देना। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो एक विभिन्न सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि संस्कृत का विरोध केवल और केवल कम्युनिस्ट और वामपंथी ही कर सकते हैं। अब वह विरोध क्यों करेंगे इसको भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिस्टों की। अरे वो कम्युनिस्ट नहीं जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिव बुद्धिजीवियों की, जिनका एक एजेंडा है, भारत को उसके मूल से काट दो। उनको संस्कृत से चिढ़ है। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि जहां संस्कृत आई वहां संस्कार आएंगे, और संस्कारों में धर्म होता है, आस्तिकता होती है, आत्मा की बात होती है। अब जिसकी आत्मा ही मैनिफेस्टो में गिरवी रख दी गई हो, उन्हें आत्मा का विचार कैसे रास आएगा? भले ही संस्कृत में दुनिया के सबसे अधिक शब्द हो, भले ही नासा से लेकर के जर्मनी तक इसे कंप्यूटेशनली परफेक्ट लैंग्वेज माना गया हो, पर इनके लिए संस्कृत वह खतरा है जिससे जनता की जड़ें फिर भारतीय हो जाएंगी, आयातित विचारधाराएं खत्म हो जाएंगी। याद रखिए, यह वही लोग हैं जिनके राजनीतिक आदर्श चीन में बौद्ध भिक्षुओं के माथे पर बंदूक रखकर गोली मारते थे, और यहाँ भारत में कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं। असल में इन्हें डर है संस्कृत से, क्योंकि उसे पढ़ते ही बच्चे रामायण गीता समझ लेंगे, नास्तिकता को प्रश्न से तोलने लगेंगे, और तब इनका नकली बौद्धिक साम्राज्य गिर जाएगा। और क्या आप जानते हैं, इस्लामी देशों में इनका कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि वहां कम्युनिज्म को इस्लाम से टक्कर लेने की इजाजत नहीं है। तो ये गठजोड़ कर लेते हैं, हिंदू धर्म को गाली दो, संस्कृत को सामंती कहो और खुद को क्रांतिकारी कहलाओ। इनका विरोध ना तो संविधान आधारित है और ना ही विज्ञान आधारित, यह सिर्फ संस्कृति से डर है। और बीजेपी के लिए यह जरूरी है कि बामी लोगों पर यह डर बना रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में अब यह केवल भाषाई गौरव की लड़ाई नहीं है, यह सत्ता की ओर बढ़ता एक ऐसा गठजोड़ है जो आने वाले बीएमसी और अन्य स्थानीय चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। ठाकरे ब्रदर्स अगर साथ आते हैं तो मुंबई, नासिक, ठाणे जैसी मराठी बाहुल्य इलाकों में उनके वोट बैंक का ध्रुवीकरण होना तय है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो बीजेपी की ताकत है वो कमजोर होती दिखेगी। पर यह गठबंधन जितना आकर्षक दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। उद्धव और राज दोनों की राजनीतिक शैली अलग है, सोच अलग है, और अतीत में तल्खियां भी गहरी रही है। सवाल यह है कि क्या सत्ता की चाहत इन विरोधों को दरकिनार कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बीजेपी फिलहाल एक द्वंद्व में फंस गई है। एक तरफ वो खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित करना चाहती है,
तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय अस्मिताओं को ठोस पहुंचाकर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती दिख रही है। त्रिभाषा नीति में हिंदी को जबरन शामिल करने की कोशिश ने यही किया। अगर वाकई में एक सर्वमान्य भाषा चाहिए तो संस्कृत ही वो विकल्प हो सकता है जो भारत को जोड़ सकता है, और साउथ वाला इसका विरोध भी नहीं करेगा क्योंकि उसे यह थोपाओ जैसा नहीं लगेगा। आज जो ठाकरे ब्रदर्स ने किया वो मराठी गौरव को एक नई ताकत देने की कोशिश है, लेकिन अगर भाषाई अस्मिता को हथियार बनाकर वो आगे बढ़े और बीजेपी उसे इग्नोर करती रही तो यह आग बाकी राज्यों तक भी फैल सकती है, और तब जो नुकसान होगा वह केवल चुनावी नहीं होगा, वह भारत की एकता पर चोट होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर रखें। नमस्कार।